हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे थे और 2011 तक के सारे सवालों का एनालाइज कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग उसको 2012 से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला सवाल हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग की चीफ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। ठीक है, हमें सवाल समझ में आ गया कि 2012 में हमसे पूछा गया मिक्स फार्मिंग के बारे में। देखो यार, कई सारे तरह की फार्मिंग होती है, जैसे कि ड्राईलैंड फार्मिंग हो गई, वेटलैंड हो गई, मिक्स्ड हो गई, कॉमर्शियल हो गई, कोऑपरेटिव हो गई, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। अब देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या फिर मिक्स्ड फार्मिंग है, इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है। अब अगली जो है जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है मेरे हिसाब से मिक्स फार्मिंग के बाद, तो वो हमारा होता है ड्राईलैंड फार्मिंग। अब ड्राईलैंड फार्मिंग क्यों बता रहा हूँ, ड्राईलैंड फार्मिंग इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग का जो सिग्निफिकेंस है वो हाल फिलहाल के सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्यों इसलिए बढ़ा है, क्योंकि हम लोगों को पता है मिलेट्स हो या फिर शोरगुम। अब शोरगुम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, जिसकी थीम हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो शोरूम के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है और मिनट्स का सिग्निफिकेंस जो है वो हाल फिलहाल सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारा मिक्स फार्मिंग का सवाल आया है तो कल को आने वाले टाइम में वो हमसे सब्सटेंस फार्मिंग हो, क्योंकि सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है कि पर्याप्त हो रहा है अपने के लिए, बस कॉमर्शियल फार्मिंग हो। फॉर एग्जांपल कॉटन, अब हमें पता है कॉटन से यूपीएससी को कितना ज़्यादा प्यार है। अब कॉटन का अगर सवाल पूछेगा तो कल को क्या पता इस टॉपिक को मिक्स फार्मिंग के बाद वो कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉटन का ही टॉपिक पूछ ले, जूट का पूछ ले। जूट भी हमें पता बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमें पता होनी चाहिए। सवाल से हमें ये समझ में आया कि मिक्स फार्मिंग हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, या फिर हमारी जो सब्सटेंस या फिर प्रिमिटिव होती वो हो, ड्राईलैंड हो या फिर वेटलैंड हो, ये सारी तरह की जितनी भी फार्मिंग होती है वो हमें पता होनी चाहिए। यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारी थीम बनती है, जो कि हमारी कैसी है, कवर है। अगर मैं आपको डायरी में दिखाऊं अपनी, तो देखो यार, हम लोग सारी थीम्स कवर कर चुके हैं कि ये क्रॉप्स में कोई कैरेक्टर स्पेसिफिक है कि नहीं, और फिर जो प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग, फॉर एग्जांपल मिक्स फार्मिंग की प्रैक्टिस है या फिर सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, जितने भी बता चुका हूँ, कॉमर्शियल है, कोऑपरेटिव है, वो थीम हमारी कैसी है, कवर है। अगला मेरे भाई अगर सवाल देखा जाए, कंसीडर फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया, विच ऑफ द एबव इज और आर यूज एज पल्सेस फॉडर, मतलब जो बाद में जानवरों को चारा हो, और ग्रीन मैन्योर यानी कि जो खाद वगैरह की तरह काम आए। तो काउपी है, ग्रीन ग्राम है, या फिर पिजन पी है। इनमें से कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, यानी कि मोरलेस हमसे यही बोल दिया गया कि जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूम हम लोग दालों वगैरह को बोलते हैं, उनमें से कौन सी हैं। कवर है, हमारी क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग थीम 2012 की देख चुके हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, या सॉरी विच ऑफ बिलो इज और आर प्रोमिनेंटली रेन क्रॉप जो है वो इनमें से कौन सी है। तो जब 12 सवाल पूछा गया कि ग्राउंडनट है, सेसमम है, या फिर पर्ल मिलेट है, कौन सी है कौन सी नहीं, हम लोग को बताना है। ये भी थीम हमारी कैसी है, कवर है। थीम कवर है इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन बनता नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नई वीडियो पे हो तो आप लोग पार्ट में ज़रूर देखना, पार्ट 1 से, इससे तभी आप लोग सारी चीज़ कनेक्ट कर पाओगे कि ये थीम क्या होता है, कैसे लिखी जाती है। अभी देखो आगे आने वाली जो जितने सवाल होंगे उसमें आपको एक स्पेशल चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। अब ये सवाल क्या है कि काउंटर बाउंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। अब ये काउंटर बाउंडिंग का तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का, जो कहाँ यूज़ होता है। अब ये सवाल 2013 में आया, 2010 में आया, 2011 में आया है। इसमें कई सारे हैं कि डेजर्ट मार्जिन में होता है, लो लैंड होती है उसमें होता है, या फिर जो स्क्रब लैंड होती है उसमें होता है। ये काउंटर बाउंडिंग का तरीका सॉइल कंजर्वेशन का। अब ये 2013, 2010, 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है। कैसे रिपीट है देखो, मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग यार ये 2010 की बात करोगे, तो जो मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर एनालाइज कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, 2010 में सवाल आया था, विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है काउंटर बाउंडिंग इज मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। यानी कि 2010 में यूपीएससी का जो वो था, स्कोप जो था, ऐसे रेंज जो था, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। उसने 2010 में स्पेसिफिकली हमसे पूछ लिया था कि सॉइल कंजर्वेशन की प्रैक्टिस में क्रॉप रोटेशन आता है, सैंड फेंसिंग आता है, टेरेसिंग आता है, या फिर बेंड ब्रेक्स आता है कि नहीं आता सॉइल कंजर्वेशन के अंदर। अब 2010 के बाद 2013 में यूपीएससी ने क्या किया, उसने बोला कि देखो, हम आपको हिंट तो पहले से ही दे चुके हैं कि अब हम जिस सवाल पूछेंगे कल को सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर हम पूछ सकते हैं। 2010 में उसने सवाल बताया था, और बाद में उसने 2013 में स्पेसिफिकली हमसे सॉइल कंजर्वेशन में एक जिसका पार्टिकुलर टाइप होता है काउंटर बर्निंग का, उससे हमसे सवाल पूछ लिया। यानी कि हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि सॉइल कंजर्वेशन, पहले उसने हिंट दी कि अब जो आने वाले सवाल होंगे वो सॉइल कंजर्वेशन पे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मेरे भाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात आज आराम से बता दी थी, क्या कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जितने भी ये HIV सीड्स वगैरह आई थी, उससे सॉइल इरोजन हुआ था, वेदरिंग हुई, डेनोडेशन हुई। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, सॉइल कंजर्वेशन को लेकर सरकार ने बहुत सारी मुहिम चलाई, स्कीम चलाई, और बहुत सारे तरीके थे। फॉर एग्जांपल टेरेस फार्मिंग हो गई, या फिर जितने भी क्रॉप रोटेशन, सैंड फेंसिंग, विंड ब्रेक्स, या फिर ये काउंटर जो है
इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि यूपीएससी जो है वो हर एक के स्पेसिफिकली सवाल पूछ सकता है। अब सवाल कैसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल देखो यार, अगर मैं आपको थीम दिखाऊं तो थीम भी मैंने क्या लिखी थी, मॉडर्न डे प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर एंड सॉल्यूशन। अब देखो सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है सॉइल की प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को लेके। अब उस सॉल्यूशन में एक उसका सब टाइप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर बर्निंग, जिसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया 2013 में, जिसकी हिंट हमें 2010 में दे दी थी कि सॉइल कंजर्वेशन एक ब्रॉड टॉपिक है, उसके भीतर के स्पेसिफिक पॉइंट आ रहा है। अब क्या पता हमें 2026 में, 2027 में, 28 में वो क्रॉप रोटेशन के बारे में सवाल पूछ ले, सैंड फेंसेस के बारे में सवाल पूछ ले, टेरेसिंग के बारे में सवाल पूछ ले, विंड ब्रेक्स के बारे में सवाल पूछ ले। अब देखो यार, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता किस तरह से पढ़ता, इस तरह से पढ़ता कि जब हम इस टॉपिक को कवर करते सॉइल कंजर्वेशन को, तो उसमें हम एक काउंटर बॉन्डिंग भी देखते, टेरेस फार्मिंग हो गई, क्रॉप रोटेशन हो गया, सैंड फेंसेस हो गए, विंड ब्रेक्स हो गई, यानी कि 4-5 तरीके यूपीएससी ने बता दिए कि देखो ये मेरे रडार में है। कल को अगर इन 4-5 के ऊपर सवाल आता है तो आपको क्या करना, उस टाइम पर चौंकना नहीं है। ये हमें 2010 वाले सवाल तो समझ में आ गया कि 2010 में सॉइल कंजर्वेशन एक ब्रॉड था और फिर 2013 में उसका एक स्पेसिफिक पूछ लिया गया। 2011 का क्या सीन है, तो देखो मेरे भाई, अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 इस सवाल पे है तो नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2011 में उसने सैलिनाइजेशन से बात पूछी थी। अब ठीक है, सवाल हमारा क्या था 2011, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि सैलिनाइजेशन जो है वो इरिगेशन में आती है, जब पानी जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर सॉइल जो, वही बात है, सॉइल की कंडीशन खराब हो जाती है, जब पानी ऑपरेट हो जाएगा तो सॉल्ट और मिनरल उसमें बच जाते हैं। अब सैलिनाइजेशन क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है। देखो जब हम लोगों ने ये सवाल देखा था तो हम लोगों ने एक बात को हाईलाइट किया था कि सॉइल जो सैलिनाइजेशन है वो क्या है, एक सॉइल को लेकर प्रॉब्लम है। और 2011 में देखो, 2010 में यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा, सॉइल कंजर्वेशन का। तो सीधी सीधी बात है, सॉइल कंजर्वेशन अगर वो पूछ रही है तो सॉइल की जो हालत ख़राब हो रही है उसके बारे में सवाल पूछ सकती है, जो कि उसने 2011 में पूछ लिया। अगर 11 में सवाल ख़राब हालत का पूछ सकती है तो ये भी पूछ सकती है कि हम लोग उसको सुधार कैसे सकते हैं। वो जो हम लोगों ने थीम लिखी थी ना, मॉडर्न डे प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन, उसमें से उसने एक 2013 में क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। यानी कि सवाल क्या था, कुछ नहीं, एक दूसरे टॉपिक का क्या था, कंटिन्यूएशन था। हमें समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। अब ज़रा आगे देखें सवाल, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। ठीक है जी, अगला सवाल हम लोग ज़रा देख रहे हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है 2011 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, कॉटन है, ग्राउंडनट है, राइस है, वीट है। ठीक है, अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखना, और इसको बोलते हैं रियल ऑब्जर्वेशन, किसे बोलते हैं, रियल एनालिसिस। हमसे बोला गया कि खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी है। देखो मेरे भाई, ये सवाल पहली बात तो 2013 और 2004 में रिपीट है। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखी जाए तो हम लोगों ने एक थीम लिखी थी क्या, कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं। देखो क्रॉप, जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं बेसिक, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यानी कि वाली थीम हमारी कवर है। और इसमें जो मज़ेदार बात है वो मैं आपको ये बता दूं कि देखो 2004 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, वो मैं आपको पहले सवाल दिखा दे रहा हूँ। तो मेरे भाई वो है ये 2004 का सवाल, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स। 2004 यूपीएससी का सवाल है। कॉटन है, ग्राउंडनट है, मेज है, मस्टर्ड है। ठीक है, इसमें से मैं बताना था 1 2 ये 2003 का सवाल है, ये 2004 का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स। 2004 का सवाल है कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, मस्टर्ड। अब 2004 के बाद तकरीबन 9 साल बाद यूपीएससी ने फिर से वही सवाल पूछा, विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट। कौन सा है, कॉटन ऑप्शन रिपीट है, ग्राउंडनट ऑप्शन रिपीट है, मेज और मस्टर्ड उसने बदल दिए राइस और व्हीट से। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जरा मेरे भाई हम लोग कॉमन सेंस से देखें तो हमें ये पता है, अभी देखो आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगा इसमें, और ऑब्जर्वेशन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। अगर हम लोग कॉटन को, हमें ये पता है कि गेहूँ ऐसी फसल होती है जो ठंडों से होती है। जो भी लोग कृषि मतलब जो किसानी से या फिर खेती से रिलेट करते होंगे उनको ये बात पता होगी कि वीट जो होता है वो हमारा ठंडों में होता है, सर्दियों में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अच्छा, ए और डी नहीं होगा। आप जरा ध्यान से देखना, अगर ए और डी नहीं होगा तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 2 3 इसमें भी, 2 3 इसमें भी, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों कैसे सही है, यानी कि ग्राउंडनट भी सही है और राइस भी सही है। अब केवल कॉटन बचा है। अब देखो आप समझ में आया आपको कॉटन का सिग्निफिकेंस, कि इतनी सालों से कॉटन रिपीट हो रहा है कि क्या ही कहना। 2013 में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा, अगर हम लोग कॉमन सेंस से हटा देते फिर भी हम लोग कॉटन में रिपीट कर जाते, जो कि 2003 का सवाल था कि कॉटन है कि नहीं है। यानी कि कॉटन पे हमें स्पेसिफिक एम्फेसिस देनी। अब आपको पता चल रहा है वो कोई सवाल रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। एक बार हमने सारी थीम्स कवर कर ली मेरे भाई, एक बार हम लोगों ने इनिशियल 10-15 साल के पेपर देख लिए, उसके बाद पता क्या होगा, जितने भी सवाल आएंगे ना वो एक दूसरे की रिपीटिशन होगी, कंटिन्यूएशन होगी। फॉर एग्जांपल, आज हमने यहाँ तक कहानी सुन ली, कल इसके आगे की कहानी सुनाऊंगा, परसों इसके आगे। तो पता कहानी चल रही है वो। सॉइल के बारे में सबसे पहले पूछा उसने, कहाँ पे कौन सी सॉइल होगी, फिर सॉइल में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, सॉइल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, सॉइल की सरकार की स्कीम क्या क्या है, सरकार लोगों को आप कैसे कर सकते हो। देख रहे हो, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है।
ठीक है मेरे भाई, यानी कि ये हम समझ गए कि सवाल कैसा था, रिपीट था। अगला चलते हैं जरा। अगला सवाल हमसे बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नीम। नीम से रिलेटेड कौन सी बात इनमें से सही है। नीम ऑयल कैन बी यूज एज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंटेक्स, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए नीम की जो पेस्टिसाइड है वो काम आ सकती है। नीम सीड्स आर यूज टू मेकिंग बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, जो अस्पताल के डिटर्जेंट वगैरह होते हैं या फिर बायोफ्यूल बनाने के लिए हम लोग नीम के सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या कि नीम ऑयल एज एप्लीकेशन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ वाली होती है इंडस्ट्री, उसमें इसका एप्लीकेशन है। यानी कि मोरलेस हमसे ये बोल दिया गया कि नीम जो है वो कैसा एंटीबायोटिक्स है, उसकी ये बता दो भैया एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगे। फिर ये बोल सकते थे नीम का यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक्स में करते हैं कि नहीं करते, मेडिसिन में करते हैं कि नहीं करते, एग्रीकल्चर में करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं नीम का। ठीक है जी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अब देखो यार, इस सवाल से मुझे दो तीन बातें समझ में आई क्या, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये सवाल आगे आएगा। क्यों आएगा, अभी आपको पता चलेगा क्यों आएगा। देखो, अगर उसने हमसे नीम पूछी है तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल वो हमसे कुछ और नहीं पूछेगा। मतलब क्या कह रहे हो, मतलब मेरे भाई मैं सीधी बात एक बोल रहा हूँ क्या, कि आज अगर वो नीम पूछ रहा है तो कल को क्या पता नीम की जगह दूसरी फसल बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कॉटन। कॉटन की बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा कितनी बार कॉटन रिपीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू, मान लो मेडिसिनल प्लांट में वो तुलसी बोल सकता है। यानी कि जो मोरलेस जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है वो हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि कौन सी फसल इस वक्त न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है वो। अब देखो, आप लोग कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा किस फसल के बारे में हमें जानना किसके बारे में नहीं। उसके दो तरीके होते हैं मेरे भाई। एक तो ये होता है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में देखो सबसे ज़्यादा कौन कौन से ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चलेगा कॉटन है, कॉफ़ी है, टी है, या फिर मेज़ है, राइस है, व्हीट है, ग्राउंडनट है, जो ऑयल सीड्स होती है वो हैं। अभी हाल फिलहाल के टाइम में जो मिलेट्स हैं वो। अब फॉर एग्जांपल कल को अगर यूपीएससी सवाल पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मिलेट्स, सवाल हो गया। अब मिलेट्स में उसने ऑप्शन नंबर 1 दिया ये कि मिलेट्स आर ड्राईलैंड फार्मिंग प्रोडक्ट, मतलब ड्राईलैंड फार्मिंग के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उसने ये दे दिया मान लो कि मिलेट्स रिक्वायर्ड 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेन। तीसरा उसने ऑप्शन दे दिया कि मिलेट्स में पल्सेस भी आती हैं हमारे, शोरगुम्स भी आते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग में। अब आपसे ये बोला गया कि बताओ मिलेट्स में पल्सेस आते शोरूम आते, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है कि नहीं है। क्या मिलेट्स में हमारी पल्सेस आती हैं, पल्सेस हमारी लेग्यूम्स होती, यानी कि मतलब समझ रहे हो आप, मिलेट्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि उसने मिलेट्स के ऊपर बिल्कुल सेम। अब मान लो 2027 में 28 में उसने यही सवाल पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू मिलेट्स कि मिलेट्स के लिए इतने टेम्परेचर की ज़रूरत है, इतने प्रेशर की ज़रूरत है, इतनी रेनफॉल की ज़रूरत है, इतने क्या कहते हैं इस मिट्टी की ज़रूरत है, और फिर ये फसल क्या आती है मिलेट्स में नहीं आती। अब सवाल उसने नया बना दिया, लेकिन कायदे में 2014 की थीम के ऊपर बनाया। अब मिलेट्स क्यों बता रहा हूँ, मिलेट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा मिलेट्स का सिग्निफिकेंस हाल फिलहाल के सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें समझ में आ गया कि सवाल किस तरह से बन सकता है। दूसरी बात वो ये भी पूछ सकता है मेरे भाई, क्या पता कल को मिनट से कोई मेडिसिनल प्लांट ही पूछ लिया। अब मेडिसिनल प्लांट हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने अभी बताया आपको क्या दो चीज़ें होती है, प्रीवियस ईयर एनालाइज देखो, प्रीवियस एनालाइज में कौन कौन से ऑप्शंस पे यूपीएससी का बहुत ज़्यादा ख्याल है उनको देखना, और दूसरी चीज़ ये कि न्यूज़ में अभी कौन कौन से चल रहे हैं प्लांट्स। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्टली मैच। रीजन और प्रोडक्शन की बात चलेगी। किन्नौर में हमारा ये नट होता है, मेवाड़ में हमारा मैंगो होता है, कोरोमंडल में हमारा सोयाबीन होता है। अब 2014 का सवाल है, ये सवाल 1996, 1998, 2003 में रिपीट हुआ था। कैसे हुआ था सवाल दिखा दे रहा हूँ आपको, पता चलेगा कैसे हुआ। सबसे पहले 2003 का ही सवाल देख ले कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि हमसे सीधी बात बोल दी गई ईस्टर्न क्रॉप्स में ज़्यादा चावल होता है वेस्टर्न क्रॉप से। ठीक है। और इसका रीज़न क्या है कि वेस्टर्न क्रॉप्स रिसीव लेस रेन, यानी कि 2003 का सवाल का कंटिन्यूएशन यही है कि कल को अगर हम आपसे दो जगह का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट का, जिसमें चावल ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा नहीं हो। चलो इस सवाल से आपको मान लो नहीं समझ में आया, तो मैं आपको स्पेसिफिकली वो सवाल बता रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी 1998 का सवाल, इस सवाल को भी मैं खोल के रख ले रहा हूँ। हमसे क्या हमें ये थीम याद रखनी कि रीजन कौन सा प्रोडक्शन कौन सा। जरा हम लोग 1998 का सवाल देखें तो उसमें क्या लिखा है कि कॉटन जो है, ग्राम जो है, ब्लैक पेपर है और ये पाइनएप्पल है, ये सबसे ज़्यादा किस जगह में होते हैं। अब ज़रा मैं अपनी डायरी दिखा रहा हूँ आपको। हम लोगों ने एक थीम लिखी थी मेरे भाई क्या क्रॉप्स में, कि क्रॉप्स की रैंकिंग हमें याद रखनी, क्रॉप की रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप्स, यानी कि हमें स्टेट वाइज, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो जो स्टेट वाइज हमने देखी थी क्या वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा चावल उपजाऊ कर रही है ईस्टर्न कोस्ट से। जब हमने देखा था कि सॉरी ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा चावल उपजाऊ कर रही है वेस्टर्न कोस्ट से, यानी कि स्टेट वाइज। दूसरी नेशन वाइज, फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में, ये भी यूपीएससी का क्या है प्रीवियस ईयर है, कि इंडिया में ज़्यादा एरेबल ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड है, लेकिन जो फसल है वो चाइना में ज़्यादा होती है। नेशन वाइज कंपेयर कर दिया। तीसरा क्रॉप वाइज, फॉर एग्जांपल मान लो यूपी में ज़्यादा
कॉटन होता है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा कॉटन होता है। अब एक को इन्होंने क्रॉप वाइज वो कर दिया, स्टेट वाइज भी ये कंपेयर कर सकते हैं, नेशन वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के एग्जांपल से। यानी कि ये हम समझ में आया कि क्रॉप को हम लोग पढ़ेंगे तो कंपेरेटिव एनालिसिस होनी चाहिए ये बात। यानी कि ये वाली थीम हम लोगों ने देख ली थी कि क्रॉप को रीजन वाइज यानी किन्नौर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कॉटन का देखो, इन्होंने ये सवाल पूछा था कि कॉटन की बताओ मैचिंग, कॉटन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रोड्यूस होगा, ग्राम किस स्टेट में होगा, ब्लैक पेपर होगा, पाइनएप्पल होगा। यानी कि पहले यूपीएससी ने 1998 में ये बात हमें बता दी थी कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदावार होती है वो चीज़ याद रखनी है। तो प्रोडक्ट और उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है वो हमें पता होनी चाहिए। यानी कि 2014 का सवाल 1998 से आया है। चलो 1998 वाला हो गया, 1996 वाला भी दिखा दो तो वो दिखाता हूँ मेरे भाई। जरा 1996 के दो सवाल हैं, आप दोनों देखो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच। यूपीएससी 1996 का सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सही है। केरला में टोपियोका होता है, वेस्ट बंगाल में जूट होता है, महाराष्ट्र में कॉटन होता है, गुजरात में ग्राउंडनट होता है। फिर 1996 का सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। फसल, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, फसल उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। वेस्टर्न घाट वाला फसल स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, समझ में आया। दूसरी चीज़ फसल की कंपेरेटिव एनालाइज कर दिया, यानी कि कॉटन सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है, फिर गंगेटिक प्लेन्स में होता है, वेस्ट बंगाल में, या फिर मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे। इसका मतलब समझ रहे हो भाई ये थीम कैसी है, रिपीट है। कैसे रिपीट है, क्योंकि देखो तो जितनी देर से मैं बोल रहा हूँ क्या कि रीजन और प्रोडक्शन, ये थीम हमारी कैसी थी, डायरी में भी लिख चुके हैं। दूसरा 2014 में पूछा, 1996 में पूछा, 1998 में पूछा, 2003 में पूछा। यानी कि उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी हम लोगों ने थीम लिखी है ना वो सब पेपर अपनी थीम से ही आ रहा है मेरे भाई, मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अब ये क्या है, देखो यार जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोगों को पता है एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक था जो कि पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। 2003 में यूपीएससी ने जेनेटिकली बीटी कॉटन के बारे में सवाल पूछा था। क्यों पूछा था, क्योंकि उस वक्त दुनिया के हर एक दौर में हर एक कंट्री में जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहे बीटी क्रॉप हो, सॉरी बीटी कॉटन हो, या फिर ब्रिंजल हो, या फिर मेज़ हो, या फिर हम लोग कहते हैं उसको पोटैटो हो, बनाना हो, राइस हो, इन सब के बारे में, गोल्डन राइस वगैरह, बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू हो गई थी। जब रिसर्च शुरू हो गई थी तो मैंने आपको दो एक्सपेक्ट बताए थे क्या, एक ये एक्सपेक्ट बताया था कि देखो मेरे भाई कल को हो सकता है कि यूपीएससी सबसे पहले तो हमसे ये पूछ ले कि इनका एम क्या है, दूसरी चीज़ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तीसरी चीज़ ये हमें पता होनी चाहिए थी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह हमें पता हो। और चौथी चीज़ ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर बीटी कॉटन बन रही है तो उसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कौन सी होती है, नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कौन सी होती है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर अब ये आपको कि इतनी सारी बातें कैसे बता रही हो, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप सारी वीडियो कंटिन्यूशन में देखो। जो लोग कंटिन्यूशन में देख रहे होंगे उन लोगों को अलग ही मज़ा आ रहा होगा। यानी कि ये देखो क्या ट्रांसजेनिक, यानी कि सवाल उन्होंने कैसे कर लिया था, एक्सपेक्ट कर लिया था। और ये क्या है, कायदे में रिपीटिव थीम है जो कि हम लोग देख चुके हैं। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च, ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, एंड एल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग मेज। अच्छी बात है। अब देखो ज़रा पेज पलटू में, ये सवाल कायदे में 2014 और 2010 में रिपीट हुआ है। कैसे हुआ है, इसमें क्या पूछा इन्होंने, मेज से स्पेसिफिक बातें पूछ ली कि मेज जो है वो स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए आएगा, ऑयल एक्सट्रैक्ट जो है मेज का वो बायोडीजल बनाने का काम आएगा, अल्कोहलिक बेवरेज जो है वो मतलब दारू वगैरह बना सकते हैं हम लोग, बियर वगैरह बना सकते हैं मेज से। इन्होंने मेज की स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पूछ ली। 2014 में ही इन्होंने एक और सवाल पूछा था नीम को रिलेटेड, जो बात मैंने आपको बताई भी थी। अब मैंने आपसे कहा था कुछ देर पहले वीडियो में एक बात बोली थी क्या, जो इंपॉर्टेंट हमारी क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन हो गई, मेज हो गई, या फिर जितने भी मैंने आपको बताई थी जो कि हम लोगों को पता था, दो तरह से पता चल सकती हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और दूसरी चीज़ करंट अफेयर देखो। 2014 में यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि नीम सीड्स आर यूज फॉर मेकिंग बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। बायोफ्यूल आ गया, क्यों आ गया, अभी रुको 2010 का सवाल दिखाता हूँ तब आप और कनेक्ट कर पाओगे। एक मिनट। 2010 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि गिवन बिलो आर नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स विच वन ऑफ देम कैन बी यूज फॉर कल्टिवेटिंग इथेनॉल। अब ये इथेनॉल वाला सवाल आया था मेरे भाई, उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हॉट टॉपिक है, भविष्य में सवाल पूछे जाएंगे। 2010 के बाद यूपीएससी ने सेम ऑप्शन उठाया और 2014 में पूछ लिया कि ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेज कैन बी फील्ड स्टॉक फॉर बायोडीजल, यानी कि कुछ नहीं इथेनॉल की बात कर रहा था वो। रिपीट है, मेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च, नीम से आया है, फार्मास्यूटिकल। यानी कि मैंने क्या बोला था, सवाल की थीम्स उतनी है मेरे भाई। कल को मेज से कॉटन लगा देगा, कल को जब मैं ड्राई लैंड फार्मिंग वाला बताता था वो लगा देगा। उसके पास लिमिटेड थीम है लेकिन इन इंडेफिनिट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, एप्लीकेशन है मेरे भाई।
ठीक है जी। अगला क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन कॉल्ड सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, यानी कि कुछ नहीं, ये इनिशिएटिव की बात चल रही है कि इसमें ड्रिप इरीगेशन प्रैक्टिस किया जाएगा, जो सीड की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, कोई केमिकल या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होगा, इंटरक्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो दो तीन बातें मैं समझ में आई। पहले तो 2010 का एक सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। इतनी देर से जो बता रहा था क्या कि जो सॉइल की जो दुर्दशा हो रही है उसको लेकर सरकार कई सारी स्कीमें चलाएगी, जो कि मैंने क्या लिख दिया था कि फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप को लेकर मूवमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मूवदान मूवमेंट के ऊपर एक उसने सवाल पूछा था। फॉर एग्जांपल सरकार सॉल्यूशन लाएगी, सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले बताया भी था कि गवर्नमेंट स्कीम चलाएगी। 2010 में उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन चला था उसके बारे में सवाल पूछ लिया। 2014 में उसने जो स्कीम जो मैं बता रहा हूँ सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, उसके बारे में सवाल पूछ लिया। यानी कि क्या है, कुछ नहीं, जो मैं गवर्नमेंट स्कीम बता रहा था वो लिमिटेड थीम के उससे ऊपर वापस सवाल पूछ लिया कि इस थीम में कौन कौन से एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। इस सवाल को देखते देखते मुझे एक और बात समझ में आई कि इंटरक्रॉपिंग ऐसी चीज़ है जो इस पूरे सवाल में हमें नहीं आती। मान लो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब पता क्या चल गया, द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड होता है हमारा, उससे जो इंटरक्रॉपिंग का तरीका है वो ज़्यादा होगा। यानी कि इंटरक्रॉपिंग हमें नहीं पता क्या होता है, इसका मतलब हमें इंटरक्रॉपिंग भी पढ़नी होगी कि इंटरक्रॉपिंग कोई चीज़ होती है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें पॉइंट में देखी होंगी, सारी चीज़ सीक्वेंस वाइज वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न सॉल्यूशन में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताई थी क्या, फॉर एग्जाम्पल चाहे कोप की मीटिंग हो, चाहे G20 की मीटिंग हो, G7 की मीटिंग हो, ब्रिक्स की मीटिंग हो, जितने भी इंटरनेशनल मोरलेस जितने भी फॉरम होते हैं उन सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज की बात होती है। अब अगर जो आने वाले सवाल होंगे फ्यूचर में उनका आपको सीधी सीधी बातें, समझदार को इशारा काफ़ी है, आप लोग समझ रहे होगे क्या कि यूपीएससी किसकी तरफ ले जाएगा अपने गाड़ी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वो है जो कि मॉडर्न डे ह्यूमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका क्या है, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है मेरे भाई, आज मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। कोई सजेशन हो, कोई मेरे समझाने में कमी रह गई हो, या फिर कोई नई थीम आपने ऑब्जर्व करी हो, जितनी कोशिश हो रही है मैं उसका बेस्ट दे रहा हूँ, फिर भी मैं और अच्छी कोशिश करूँगा समझाने की। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई, आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक बताना मुझे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना यार, कोई भी अगर आपको कोई भी वैसी बात लगे, मतलब कोई नई थीम अगर आप कोई डिकोड कर पाओ जो मैं नहीं ऑब्जर्व कर पाया तो मुझे ज़रूर बताना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे भाई, टिल देन जय हिंद, जय भारत।